एवरीवन, मैं हूं गीता और यहाँ पर हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 की सिविक्स की लेसन ऑन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है और हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए। इस अध्याय में हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम इस वीडियो में लोकतंत्र क्या है, इसमें क्यों जरूरी है, क्या है इस चैप्टर में, इसको हम लाइन टू लाइन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लोकतंत्र क्या है और क्यों हम इस लोकतंत्र की हमें जरूरत होती है, कैसे हम इस लोकतंत्र को प्रभावी रूप से ला सकते हैं, जैसे कि अन्य देशों में लोकतंत्र है या नहीं है। इन सभी तरीके की हम प्रीवियस क्लासेस में जो है कुछ पॉइंटों को समझ चुके हैं। हम आगे इस चैप्टर में उन्हीं सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब जैसे कुछ देशों में जैसे लोकतंत्र की स्थापना है या नहीं है, किसे हम लोकतंत्र कहेंगे नहीं कहेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लोकतंत्र क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे हम लोकतंत्र को जानने के लिए इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले ही एक क्लास का डिबेट यहाँ दिखाया जाता है, जिसमें मैरी नाम की एक लड़की है जो कि अपने मैडम से सवाल कहती है और वो बोलती है कि मैडम, मुझे ये व्यवस्था कुछ ठीक नहीं लगती कि पहले हमने चर्चा किया, लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश मतलब उसकी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, अब हम उसके लोकतंत्र का मतलब जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था उसको समझ में नहीं आ रही। तो उसकी जो मैडम है, लिंगदो मैडम, वो कहती हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो जो मैरी है उसके सवाल करने के बाद उसकी मैडम कहती हैं कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम उपयोग करने के बाद उसकी हम परिभाषा जानते हैं। अब जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देकर बताया, जैसे हम बारिश के बारे में पहले से जानते हैं, कलम के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन इन सब की परिभाषा हम बाद में जानते हैं, इन सब के प्रयोग के बाद जानते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि बारिश जब बूंदाबांदी होती है तो बारिश होती है, तो उस तरीके से हमें किसी भी शब्द की एग्जैक्ट या एकदम सटीक जो परिभाषा है वो जानना जरूरी होता है, नहीं तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही सिचुएशन, यही जो तर्क उन्होंने लोकतंत्र को समझाने में भी बताया और कहा। उसी तरह लोकतंत्र के सभी पहलुओं को जब हम जान पाएंगे, उसकी परिभाषा को समझ पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा देश लोकतंत्र है भी या नहीं। अब जैसे रिबियांग नाम का एक बच्चा है, वो अपने मैडम लिंगदो मैडम से कहता है कि मैडम, जैसे आपने पहले बताया था कि हमें अब्राहम लिंकन ने एक वाक्य सुनाया था, जैसे लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, इनके बारे में आपने पहले बताया था। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, आपने हमें बताया था। और ये कहता है कि जिस तरीके से हम मेघालय में शासन करते आए हैं, स्वयं पर शासन करते आए हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है, ये सवाल करता है अपनी मैडम से। तो इस पर लिंगदो मैडम कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। कहने का मतलब कि वो इस पर टिप्पणी देती हैं अपनी, और लिंगदो मैडम कहती हैं कि हमें सिर्फ इसी आधार पर किसी की बात को स्वीकार कर नहीं लेना चाहिए कि वो बहुत ही नामी व्यक्ति है या बहुत ही ऊंचा व्यक्ति है। हमें उसकी बात की तह तक जाना चाहिए, ना कि इस बात से उसकी बात को हामी भर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो बहुत ही अमीर है या बहुत ही नाम का है। इसलिए ये टिप्पणी लिंगदो मैडम रिबियांग को देते हुए कहती हैं। उसके बाद अब जैसे योलांदा एक बच्ची है, अपनी मैडम से कहती है कि मैडम, मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। जब ये परिभाषा सही है तो हमें परिभाषा की जरूरत क्या है? तो
इस पर भी मैडम लिंग दो कटाक्ष करते हुए कहती हैं, तो लिंग दो मैडम कहती हैं कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। अब जैसे कोई शब्द है, उस पर लिंग दो मैडम कहती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। जैसे सिर्फ एक शब्द से हम उसके मूल अर्थ को समझने को ही सार्थक नहीं समझेंगे, सिर्फ एक शब्द से ही हम उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। ये जो है टिप्पणी लिंग दो मैडम अपने स्टूडेंट से करती हैं और इस तरीके से वो कटाक्ष करते हुए अपनी बात को रखती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें सिर्फ एक शब्द के आधार पर उसके पूरे अर्थ को समझ लेना ही पर्याप्त नहीं होता। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जो कि नोट करने वाली है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब जैसे लिंग दो मैडम का ये जो वाक्य है यहाँ पर कि कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाले शब्द, अब जैसे है यहाँ एक शब्द है डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया से जो कि बना है, इसको हमें नोट डाउन कर लेना है क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही यूजफुल है। ये डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है लोगों का, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। इस पॉइंट को हमें नोट डाउन कर लेना है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट पर्पज से बहुत ही यूजफुल है। और दूसरा जो है ये है अब्राहम लिंकन का जो एक वाक्य है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये हमें पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नीचे दिया गया है परिभाषा, अब जैसे यहाँ दिया है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये है तो लोग जो है अपने लिए जो नेता है वो खुद चुनते हैं, ये लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो इसमें जो है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और इस तरीके से जैसे यहाँ लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक दो प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है। अब जैसे समकालीन भारत की बात की जाए या समकालीन विश्व की बात की जाए तो हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक बताने की कोशिश करती है, चाहे वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, चाहे वहाँ लोगों का शासन है या नहीं है, लेकिन वो अपने आप को लोकतंत्र बताना चाहती है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है म्यांमार का, तो वहाँ पे जो म्यांमार के जो सैनिक थे उन्होंने ही आगे चलकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया, अपने आप को लोगों के ऊपर थोप दिया। वहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है। उसी तरीके से पिनोशेट जो कि चिली जो देश है उसका पुराना नाम था, चिली जो है साउथ अमेरिका का पुराना नाम है पिनोशेट, वो भी जो है तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, वहाँ भी तानाशाह लोग जो कि अपने आप को लोकतंत्र कहने की कोशिश करते हैं। अब यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। अब जैसे सऊदी अरब के शाह लोग, जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनता है, वैसा वाला जो शासक है वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, जैसे राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें शासक घोषित कर दिया जाता है। तो क्या हम इन सबको लोकतंत्र या लोगों द्वारा चुने गए शासन को मानेंगे? जी नहीं, ये लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा देश लोकतंत्र है अथवा कौन सा देश गैर लोकतंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताओं में हमने जाना कि जहां लोगों का शासन हो, लेकिन शासन किसके हाथ में हो, शासक कौन होगा, किसे लोगों द्वारा चुना जाएगा, किसके पास अधिकार होंगे, किसके पास शक्तियां होंगी, शासक कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए
जैसे इसमें बोला है, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन होगा, है ना? किसी सरकार को लोकतांत्रिक है जानने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है, कौन शासक होगा। दूसरा है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, और जिसको हम चुनेंगे, कौन लोग चुनेंगे, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, या खुद शासक चुन सकते हैं, या क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। इन सब के बारे में सवाल है और इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? जी नहीं। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार सबको है, चाहे वो कोई भी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, सभी, ऊंची कुल का हो, नीचे कुल का हो, सभी प्रकार के व्यक्ति को, नागरिक को अपने अधिकार मिला, उनको अधिकार मिला है वोट करने का, अपने लिए शासक चुनने का, अपने देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का उनको पूरा अधिकार है। जैसे सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? सवाल हर किसी के मन में उठता है कि क्या हमने जिनको चुना है वो आगे चलकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपने तरीके से लोगों के विरोध में फैसले कर सकते हैं, जिनसे लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो? क्या जिनको हम लोगों ने चुना है वो हमारे प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को सुलझाएंगे? क्या इन सब सारे सवालों का जवाब हम आगे नीचे हमें दिया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे नीचे हमें दिया गया है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में कैसे अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। वहां पे सैनिक ने अपने ही देश में अपने ही शासकों को हटाकर खुद को वहां का शासक घोषित कर लिया। तो क्या हम इस चीज को लोकतांत्रिक देश कहेंगे? क्या ये सही है, उचित है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने के लिए? जी नहीं, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है। अब पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर में जो उन्होंने तख्तापलट किया, अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा और वहां पे शासन अपना स्थापित कर लिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। अब बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अब इसमें हम देख सकते हैं, जैसे इसमें अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब इसके जरिए उन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया और उसके जो संविधान को, जैसे हमारे भारत में ये होता है संविधान, उसको जो है पाकिस्तान में भी उसी तरीके का संविधान था, उसको उन्होंने बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, ये ऑर्डर उन्होंने जारी किया। और मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक तरीके से लोगों पर, जनता पर थोप दिया, अपने कानूनों को उन पर लाद दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से धोखाधड़ी कर करके पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस तरीके से अपने आप को लोगों पर थोप दिया और अपने ही राष्ट्र के खिलाफ जाकर उनकी असेंबलियों को भंग करके अपने कानून को लागू किया। तो क्या हम इस तरीके के शासन को लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक गणराज्य कहेंगे? जी नहीं, ये लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। अब जैसे इसे हम तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में तब्दील होते हुए राष्ट्र को कहेंगे। तो उसी तरीके से हमें जो लोकतंत्र की जो विशेषता है बताई गई है कि लोकतंत्र
लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सैनिक ने तख्ता पलट करके अपने ही राष्ट्र पे कब्जा कर लिया, तो इसमें लोगों की क्या भागीदारी थी? कुछ भी नहीं। तो हमें अगर किसी राष्ट्र को लोकतंत्र घोषित करना है तो उसके लिए वहां के जो लोग हैं वो अपने निर्णय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने चुने हुए प्रतिनिधि को शासक घोषित करते हैं। तो हम इस तरीके के या इस प्रक्रिया को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इसी में ये कार्टून बनाकर सीरिया का जो एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक नोट बना हुआ है कि जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी, अंदर नहीं जा सकती। मतलब अपने आप को एक दूध का धुला हुआ राष्ट्र घोषित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी पार्टी को कह रहा है कि वो बेकार है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें चुनो, हम बहुत अपने राष्ट्र को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये एक तरीके का एक भ्रष्ट और तानाशाह शासक है, जो कि सीरिया में जैसे क्या हुआ हम सबको पता है कि सीरिया में किस तरीके से अपने इन्हीं कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों ने, सैनिकों ने अपने ही देश के खिलाफ जाकर अपने यहाँ के शासकों का तख्ता पलट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लातिनी अमेरिका का जो एक कार्टून बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आर्मी का सिपाही किस तरीके से बंदूक के दम पर डेमोक्रेसी अपने अंदर डालकर किस तरीके से शो कर रहा है कि हम लोकतांत्रिक हैं। बंदूक के दम पर लोगों को वोट देने के लिए जबरदस्ती करके अपने आप को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम इस तरीके से इसको एक लोकतांत्रिक या निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं कि लोगों ने किया होगा? जी नहीं, ये डराकर धमकाकर गोली के दम पर अगर किसी को डरा के धमका के वोट लेंगे तो वो हमें निष्पक्ष और लोकतंत्र रिजल्ट नहीं आएगा। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लातिनी अमेरिका और भी एग्जाम्पल सीरिया और पाकिस्तान, इस तरीके की एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि ये जो गणराज्य है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, जिसे जनता ने चुना हो, जिसे जनता पसंद करती है, उन्हीं को अपना शासक बनाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है कि लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधि में से ही किसी को शासक बनाना चाहिए और उसी के पास शक्ति होनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो, राष्ट्र का भला हो। अब जैसे अगली विशेषता हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। अब जैसे हमने किसी एक ही पार्टी को वोट दिया तो क्या ये जरूरी है कि वही पार्टी अच्छी हो या वही पार्टी सार्थक हो उस देश के लिए, उस लोगों के लिए, उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों को अगर अपने प्रतिनिधि को चुनने के ऑप्शंस हो तो ये बेहतर हो जाएगा कि हाँ लोगों के पास ऑप्शन होंगे तो वो बेहतर से बेहतर अपने लिए शासक चुन सकने का एक माध्यम बन जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि पार्टी ए और पार्टी बी, इस तरीके से सी डी ऐसे करके अन्य दलों को भी हम मिला लें तो कुछ लोगों को ये पसंद होगा, कुछ लोगों को भी पसंद होगा। इस तरीके से अगर हम ऑप्शंस देंगे या लोगों के पास ज्यादा विकल्प होंगे तो वो ज्यादा बेहतर शासक चुनकर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे चीन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो चीन का एक एग्जाम्पल है जो कि आपको नोट करना होगा और ये पूछ सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है, चीन की संसद को कवांगो रेमनिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, जो कि तो इस तरीके से चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। अब यहाँ
यहाँ पर जो प्रतिनिधि है पूरे चीन से 3000 सदस्य आते हैं। कुछ लोग सेना से भी हैं, कुछ लोग आम लोग भी हैं जो इसमें उम्मीदवार बनते हैं। जो लोग उम्मीदवार बनते हैं उनको अपने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है, तभी जाकर उनको जो है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें यहाँ पर जो है चीन में जो है सिर्फ यही कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है सत्ता में रहती है और इसी पार्टी को दूसरे उम्मीदवारों को मंजूरी देनी होती है, जो कि बहुत ही सीमित होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस वजह से सिर्फ इसी पार्टी को ज्यादातर वोट मिलता है और लोग इन्हीं को चुनना पड़ता है और इस वजह से यही कम्युनिस्ट पार्टी ही सदा सरकार पार्टी बना लेती है। तो क्या हम इसको एक लोकतांत्रिक गणराज्य या देश कहेंगे? तो जी नहीं, ये निष्पक्ष और लोगों द्वारा चुने हुए शासक के रूप में नहीं होते, जो कि हमारे लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोगों द्वारा चुनने का अधिकार होता है, जो कि निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें मंजूरी लेनी पड़ती है उम्मीदवार को। जो उम्मीदवार उनको सही लगेगा, जो कम होंगे जो उनसे कमजोर होंगे उनको मंजूरी देंगे, जो उनसे ताकतवर होंगे उनको मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही लोगों ने फिक्स कर रखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ की सरकार बनेगी। तो इस वजह से इसको हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं कहेंगे। अब अगला एग्जाम्पल दिया गया है मैक्सिको का। अब जैसे कि मैक्सिको का दिया है, इसमें दिया है कि 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, ठीक है इसमें। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। अब इसमें जो है एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। तो इसने क्या किया, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर ये क्या करते थे, कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होने देते थे। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, गलत तरीके अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। मतलब जो ये PRI थी, ये पार्टी हमेशा हर तरीके के हथकंडे अपनाकर अपने आप को जिताती थी और घोषित करती थी, अपने आप को शासक घोषित करती थी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो क्या ये एक निष्पक्ष चुनाव हुआ? क्या ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही है? तो जी नहीं, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष है? जी नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। तो इस तरीके से तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर ही आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। अब जैसे सिर्फ एक ही पार्टी जीतती रहे, अगले को मौका ही ना मिले, सिर्फ अपने आप को ही थोपती रहे जीती हुई पार्टी, तो ये सही नहीं है। हर किसी को निष्पक्ष तरीके से अवसर मिले, समान अवसर मिले जीत हार का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष और सही लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोकतंत्र की दूसरी विशेषता को देख चुके। अब हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता, जो कि है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस भी वर्ग से आता हो, हर व्यक्ति के लिए उसके हर एक वोट का हर एक मूल्य समान होगा, चाहे कोई भी हो। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है और एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि सेम वोट डालते हैं, तो उनके जो वोट का जो मूल्य होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, चाहे कोई भी हो। हम इसमें देखते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसके लिए कई यहाँ पे 2-3 उदाहरण देके समझाया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति का वोट कितना मायने रखता है और किन किन देशों में इस एक वोट की कीमत को मद्देनजर रखते हुए लोगों को वहाँ वोट करने का अधिकार दिया जाता है। अब जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे 2015 में एक उदाहरण देकर बताया गया है। तो 2015 में क्या था कि 2015 में सऊदी अरब की औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसी तरीके से
हमारे देश में भी अब जैसे पहले हमारे देश में भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल एस्टोनिया का है। यहाँ पे एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरीके से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। अब जैसे एस्टोनिया भी है, वहाँ पे भी लोगों को वोट देने का अधिकार उतना नहीं था अल्पसंख्यकों को, जो कि जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक समाज कहते हैं। अब चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों। और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे फिजी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक वोट की कीमत समान है, वहीं फिजी में जो चुनाव प्रणाली थे वहाँ पे अलग अलग थे। जैसे कि वहाँ के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा था। वहाँ के जो लोगों के जो वोट देने का अधिकार था वो उनके मूल्यों में फेरबदल करके, या फिर उन कह सकते हैं कि समान नहीं होने के कारण वहाँ भी एक समान व्यवस्था के ना रहने के कारण पक्षपात की भावना नज़र आती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों से ये समझ में आता है कि ये जो है लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। ये इनके वोट, यहाँ पर जो नागरिक है उनके वोटों का समान अधिकार नहीं है। जबकि हमारे देश में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सभी को समान वोट देने का अधिकार है, सबके वोट का एक समान मूल्य है। तो इस तरीके से तो आप इन तीनों एग्जाम्पल को देकर समझा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ वोट देने का सभी को समान अधिकार है, जबकि अन्य देशों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ के जो वोटिंग व्यवस्था है, वहाँ की जो वोट देने का अधिकार है लोगों को, वहाँ पे समान नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों पॉइंट आपके काम आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि जो ये सद्दाम हुसैन है, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से उसने अपनी मर्जी से एक ही वोट होने के कारण एक ही एकमात्र वोटर था, और यही एक पार्टी का था नेता, तो इस वजह से इसने अपनी मनमर्जी चलाई। और आखिरकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब परिवर्तन हुआ, एक लोकतांत्रिक देश बना, तो किस तरीके से सभी के वोटों का, सभी व्यक्तियों के समान वोटों का यहाँ पे उनको अधिकार मिला, और आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट हुआ। और यहाँ पे एक मुस्लिम लेडी भी आप देख सकती हैं, और यहाँ पे सभी के वोटों का समान अधिकार यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से हमने इसकी विशेषताओं को देखा। 3 इनकी विशेषताएं हो गई। अगली विशेषता हम आगे पढ़ेंगे, और इसकी चौथी विशेषता जो है ये है। हम इसकी चौथी विशेषता देखते हैं, जिसमें लिखा है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब कि हर देश का एक संविधान है, और उस संविधान को पालन करने वाले जितने भी शासक हैं उनको उनके नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर ही सारे कार्य करने होंगे। ये नागरिकों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो उनके मूल अधिकार हैं। और तो जो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा ही अगर अपने कानून बनाती है, उनका पालन करती है, तो ही हम कहेंगे एक लोकतांत्रिक सरकार सही है और वो लोगों के हित के बारे में सोचती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को उनके अधिकारों का हनन किया, और इस तरीके से उनको हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य या देश नहीं कह सकते। यहाँ हम देख सकते हैं, हम जैसे यहाँ पे जिम्बाब्वे का एक उदाहरण देकर बताया गया है, और देखेंगे कि 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। किसको? जिम्बाब्वे को 1980 में। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, और इसके नेता
मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पे जो ये जानो पीएफ के जो दल के जो सरकार बनाई इन्होंने, पहले तो कहा लोगों से कि हमें वोट दीजिए, हम लोगों के हितों की हम रक्षा करेंगे और संवैधानिक कानूनों का पालन करेंगे, और फिर बाद में खुद ही तानाशाह होकर बैठ गए और लोगों को जो है अपने ऊपर अपने कानून लोगों के ऊपर थोप दिया। और देख सकते हैं अब इनसे क्या होगा कि अब इनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता और ये अपने आप को उनके प्रति जवाबदेही नहीं समझ सकते, और इनसे क्या सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया इन्होंने। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून जो था राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, और टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। इन्होंने अपने ही सारे कानून को और यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जिन्होंने इनको उस शासन के प्रति जिम्मेदार बताया, और इन्होंने अपने ही तानाशाह के चलते और अपने ही दुर्व्यवहार के चलते इन्होंने वहाँ के लोगों को गुमराह किया अपनी अपनी और और इन्होंने सिर्फ अपने शासक दल के विचार ही प्रसारित करते थे। मतलब टेलीविजन पे सिर्फ अपनी ही बड़ाई दिखाते थे, सब कुछ अपना अच्छा अच्छा कहते थे, चाहे भले ही लोग उनके विचारों से उनके व्यवहारों से सहमति होते थे या नहीं होते थे। इस तरीके से उन्होंने ये अखबार टेलीविजन सब जगह इन्होंने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सरकार जवाबदेही है। हम अपनी सरकार से पूछ सकते हैं कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपने ऐसा क्यों किया है, किस कारण से ये किया है, उनको ये जवाब देना होगा और वो अपने आप को हर जगह पब्लिश नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है इसलिए। जैसे हमारे भारत में 1975 में इंदिरा गांधी ने, तो हम कह सकते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने किस तरीके से हमारे देश में तानाशाही की, किस तरीके से हमारे ऊपर आपातकालीन को थोप दिया। और ये जो है ये हमारे देश में ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि हमारा जो लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था है इस तरीके का है कि इसमें वो ढल ही नहीं पाया और लोगों ने विरोध किया, और इस तरीके से उनकी सरकार को यानी कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने ये अपना वापस ले लिया। और इस तरह से उनको उनके इस पद से हटा दिया गया। और हम देख सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके का ये संवैधानिक स्वरूप है कि कोई भी लंबे समय तक तानाशाह नहीं बन सकता, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। लोग उनका विरोध करेंगे, लोग उनसे जवाबदेही मांगेंगे और जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में, हमारी मूल अधिकार है हम इनसे सवाल करने का, ऐसे संविधान में व्यवस्था है। और यहाँ पे हम ये उसी के तहत यहाँ हम देखेंगे तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें भी अपने संविधान से कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जिसमें हम हमें सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी हम एक कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक जो है देश जो बिल्कुल निष्पक्ष और अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करता है, किस तरीके से वो अपने लोगों को स्वतंत्रता देता है, तभी हम कह सकते हैं। और ये होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 में हमें इस तरीके के अधिकार प्राप्त हैं जिसमें हम अपने राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की और संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब हमें आर्टिकल 19 में हमें ये सब प्रोवाइडेड है और ये हमारे मूल अधिकारों में शामिल है। और इसी तरीके से तो हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी विशेषताएं थी, हमारे 4 विशेषताएं, उनमें से ये चारों हैं। जैसे यहाँ पे परिभाषाओं का सारांश दिया गया है। जो भी हमने अभी लोकतंत्र की विशेषताओं को हमने पढ़ा, उसी की परिभाषा को शॉर्ट में जो है बताया है और चारों को जो है समराइज करके बताया है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जो कि हमने पहली विशेषता पढ़ी। उसी तरीके से इसकी जो चारों विशेषताओं को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ बताया गया है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही
सारे प्रमुख फैसले करते हैं और चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। हाँ, जैसे हम अपने प्रतिनिधि को जिसको हमने चुना है उसको हम अगर वो कार्य सही से नहीं करेगा तो हम उसको अगली बार से नहीं चुनेंगे और यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और ये जो विकल्प है सभी व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी को ये उपलब्ध हो कि वो अपने पसंद के व्यक्ति को, प्रतिनिधि को चुन सके और आगे भेज सके। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर आगे हम शासन और सत्ता पे बिठाते हैं, तो वो उनको जो है कुछ कानून और कुछ दायरे के अंदर रहकर ही कुछ नागरिकों के अधिकारों को समझते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए वो अपने काम को करती है और ये चुनाव हम व्यक्ति करते हैं जिनको हमने भेजा होता है। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसे एक उदाहरण दिया है और उसकी विशेषता बताई है। अब जैसे है भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो यहाँ पे बताया है, तो इसका मतलब क्या है कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, इसकी जो विशेषता है, ये पहली विशेषता इसकी ये है कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। अब दूसरी विशेषता है कि भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये क्या है ये इनके अधिकारों की स्वतंत्रता का हनन है, समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इसका जो होगा, तो इसका है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल, इसका ये है। तो अब जैसे नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी और इसका जो है ये इस तीसरे का जो होगा, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया अधिकारों का सम्मान, सभी के अधिकारों का सम्मान किया ताकि कोई किसी के अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। ये तीसरे का था। हम देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को संवैधानिक ठहराया। बिल्कुल, ये जो है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कानून का शासन है, क्योंकि यहाँ लोगों के ऊपर कानून का जो शासन है वो है। अब इसका पांचवा हम देखेंगे कि बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे। तो इसका हमें स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होगा, इसका पांचवे का। और ये इसलिए भी है क्योंकि ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला हो और जिससे लोग जो है सही निर्णय करके अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो ये मैच द फॉलोइंग था, जो इसकी कुछ विशेषताएं थी उदाहरण के साथ, वो हमने मैच कर दी। वैसे ये आपको मैच करना था ऊपर की विशेषताओं को पढ़ने के बाद। फिर हम नीचे चढ़ते हैं, देखते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों, आगे का जो एक पॉइंट है, लोकतंत्र ही क्यों। अब इस यहाँ पर आगे हम जब हम बढ़ते हैं तो फिर से कुछ बच्चे क्लास का डिबेट करते हैं और फिर पूछते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों, और लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करते हुए यहाँ पे जैसे इनकी मैडम है लिंगदो मैडम, उनके द्वारा जब बहस शुरू होती है फिर वो चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बच्ची है योलांदा नाम की, वो कहती है कि मैडम हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही। तो ये जो है ये अच्छी-अच्छी पॉइंट जो है योलांदा ने कहा। यहाँ पर कुछ बच्चे लोकतंत्र के पक्ष में रहे और कुछ बच्चे विपक्ष में रहे। वहीं पे जो है ये दूसरी जो बच्ची है तांग किनी, इसने जो है कहा कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उस चीज़ को मान लिया है। ये इसने को व्यंग करते हुए कहा कि हमें किसी चीज़ को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सबने ही उसको मान लिया है। तो एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि भेड़ चाल, जैसे सब एक जगह चल रहे हैं तो सब जरूरी नहीं है कि सब सही रास्ते पे ही चल रहे हों। तो ये तांग किनी का एक तर्क था, सुझाव था। उस पर जेनी ने कहा
हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। अब जेनी का एक सवाल है जो कि ज़ाहिर-सी बात है उठता है। जो जेनी है वो इस पर कहती है कि लोकतंत्र ने हमें दिया क्या है? लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी हमारे देश में इतनी गरीबी है। तो ये जेनी का सवाल था। फिर रिबियांग जो कि मेघालय से आता है, हमने ऊपर पढ़ा है, तो वो कहता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? ये रिबियांग के सवाल है। लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? क्यों है? ये सब तर्क और वितर्क चल रहे हैं जो कि क्लास में हो रहा है। उस पर जेनी जो है वो भी कुछ टिप्पणी करती है और कहती है कि जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। अब एक जेनी भी है वो भी यही कहती है कि लोकतंत्र को हम क्यों माने? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? ये जेनी का तर्क है। अब यहाँ पे पाइमोन एक लड़का है जो कि वो कहता है कि इसकी जगह तो अंग्रेजी हुकूमत वापस लानी चाहिए। बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से करके सभी अपनी-अपनी राय को व्यक्त करते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि किस तरह से हमें एक देश को लोकतांत्रिक कहना चाहिए। अब एक बच्चा है रोज़, वो कहता है कि एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों और देश के हित में हो, जो कुछ ज़रूरी हो वो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। ये रोज़ का कहना है। फिर पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि कोई अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? ये दोई का सवाल है। और फिर रोज़ मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, ये रोज़ का कहना है। मतलब ये बच्चे जो है एक-एक करके अपनी जो है बात को रखते हैं। इस पर लिंगदो मैडम टोकती हुई, हस्तक्षेप करती हुई उन सबसे कहती हैं कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि जिसके मन में जो था उसने उसको प्रकट किया, व्यक्त किया। जितने भी सवाल हैं आम हमारे मन में भी इस तरीके के सवाल उठते हैं तो हम भी इन सब सवालों को के जवाबों को जानना चाहते हैं। तो ये इन बच्चों की तर्क और वितर्क का एक सिलसिला चलता रहा। फिर आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क दिए गए हैं और इसको हम पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में जैसे हम किसी लोकतांत्रिक अगर राज्य को स्थापित करते हैं तो लोकतंत्र के खिलाफ में अधिकांश तर्क सामने आते हैं। जैसे कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। अब जैसे लोकतंत्र लाने को तो ले आते हैं लेकिन उसमें जो है नेता जो है अस्थिर रहते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। फिर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल नहीं होता है। अब लोकतंत्र में लोग समझते हैं कि लोकतंत्र में यहाँ सिर्फ लोग सत्ता पाने के लिए और शक्ति पाने के लिए ही लालचवश जो है चुनावी लड़ाई लड़ते हैं और आगे सत्ता में जाते हैं। ये एक नैतिकता की कोई जगह नहीं होती यहाँ। मतलब मोरालिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती कि हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये नैतिकता इसमें होता ही नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अब जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने को तो ले आते हैं लेकिन इतने सारे लोग होते हैं कि उनसे बहस करो, उनसे चर्चाएँ करो, सही क्या है, गलत क्या है, उन सब पे फैसले लो, तो उन सब फैसलों में देरी होती है। तो इन सब से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सही ऑप्शन नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ में ये जो तर्क है ये दिया गया है। फिर चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अब जैसे हमने किसी नेता को चुन लिया, हमने जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा, उनको जो है उनको लोगों के हितों का क्या पता, नहीं पता। ये इसका जो है सटीक मूल्यांकन नहीं हो सकता इसमें। फिर इसके चलते क्या होता है कि खराब फैसले होते हैं। फिर
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अब जैसे लोकतंत्र व्यवस्था लाने के लिए उसमें जो चुनाव होते हैं उन सब में इतने खर्चीले होते हैं ये प्रक्रिया कि उसमें भ्रष्टाचार फैलने का भी डर होता है। अब सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी लोग हों। अगर वो उनको जिनको रिप्रेजेंटेटिव या भेज रहे हैं, उनको सत्ता दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है, इसकी जानकारी हम आम लोगों को नहीं होती। हम किसको चुने, सही चुने, क्या वो आगे चलकर सही करेगा, नहीं करेगा, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो जितने भी थे ये सब लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। सही बात है कि लोकतंत्र जहाँ स्थापित है वहाँ हर समस्या का समाधान हो गया हो, ये भी सटीक इसका कहा नहीं जा सकता। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। अब लोकतंत्र स्थापित बहुत देश हैं लेकिन वहाँ भी गरीबी, भ्रष्टाचार और अन्य सभी तरीके की जो है समस्याएं हैं। तो ये सटीक कहा नहीं जा सकता कि लोकतंत्र स्थापित करने की व्यवस्था हमेशा सही होगी और इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे इस बारे में। और इस चलते इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसलों में देरी होती है। ये लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, कह सकते हैं। और कई बार फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। अब इन सब तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तव जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि तानाशाह और राजशाही से तो बहुत ही बेटर है लोकतंत्र। इसके बारे में जो है यहाँ बताया गया है। अब कुछ तर्क जो है यहाँ नीचे हमें दिया गया है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। उसके लिए एक कहानी यहाँ उदाहरण दे के बताया गया है। यहाँ पर जो है लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिया गया है कि चीन में 1958 से 61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब हम जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम भी हमारी जो स्थिति थी सही नहीं थी और फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। अब जैसे सरकारी की जो नीतियाँ थी उनके अंतरों के कारण भी इससे प्रभावित हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। अब हम चीन से इस मामले में बेटर थे जिससे चीन में जो भूखमरी पड़ी थी वो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यहाँ ये बताया गया है। और तो और गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर भी निर्भर करेगा कि हमारे पास पावर है तो हम लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि तानाशाही को दिखाता है। और अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होता है।
तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक शासन पद्धति होगी तो वो दूसरों के हितों के बारे में और दूसरों की प्रति जवाबदेही होगी। जो अपने उसने कार्य किए हैं, कानून बनाए हैं, वो लोगों के हितों के अकॉर्डिंग है या नहीं, उनके अधिकारों की प्रतिरक्षा है या करती है या नहीं, इन सब की जवाबदेही होगी। ये जो है लोकतंत्र के पक्ष में जो है ये तर्क दिया गया है। एक और कारण भी है जो गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के स्वरूप को उजागर करती है। जैसे कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस से होता है। अब जैसे हम किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम स्थापित करेंगे तो वहाँ पे जो है उसका जो आधार है व्यापक चर्चा होगा, है ना? बड़े पैमाने पर चर्चाएं होंगी, बहसें होंगी। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और जैसे लोकतांत्रिक कोई फैसला होगा तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने तर्क देते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। तो अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सोच समझ के अपने फैसला देंगे तो वहाँ पे जो है गलतियों के होने के चांसेस कम होंगे। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होगा कि कुछ ही लोग होंगे, कुछ ही लोग फैसले करेंगे, कुछ ही लोग बैठेंगे और ज़रूरी नहीं है कि 4 चुने हुए चुनिंदा लोग जो भी फैसला करें वो सही करें। और इसके मुकाबले लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ फैसले बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इस प्रकार लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ावा देंगे और लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। जितने लोग मतभेद और टकराव करेंगे तो उन सब से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उनको सुलझाने में भी मदद करेगा। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता तो विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएँ भी अलग-अलग हैं, जातियाँ भी अलग-अलग हैं। दुनिया को ये सभी अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएँ, ठीक है? इन सब पे भी हम तर्क-वितर्क करते हैं। इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरों को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो ज़्यादा कम्युनिटी जिसकी ज़्यादा बड़ी होगी अगर वही सिर्फ़ अपने फैसले लेगा और अपने बारे में सोचेगा तो उन अल्पसंख्यकों का क्या, जो कि कमज़ोर हैं और जो पिछड़े हैं उनको तो उनके दायित्व, उनके अधिकारों से उनको जो है नहीं मिलेगा, अधिकारों से उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। और यहाँ दिया गया है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। यहाँ हम देख सकते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित कर सकते हैं। यहाँ एक और तर्क और यहाँ एक और पॉइंट दिया गया है, जैसे लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे नागरिकों को वहाँ सम्मान वो मिलता है, बढ़ता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे कोई चुनाव हो, अगर वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ पे क्या करेंगे, नेता जो है पैरों में लोगों के गिर जाएँगे वोट के लिए। तो वहाँ जो लोग हैं जो वो भी फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का और अपने आप को जो है जानते हैं कि अभी जितना भी वोटिंग सिस्टम चल रहा है, इलेक्शन का दिन चल रहा है, तो हम उनके जो है उनको अपने पैरों पे गिरा के अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं और ये भी लोग उन एक तरीके से फ़ायदा ही उठाते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें
हम अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमने किसी प्रतिनिधि को चुन लिया है कि 5 सालों के लिए, तो उनको उसको बदलने के लिए हमें दोबारा मौका मिलेगा। हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है किसी और को चुने, विकल्प है हमारे पास, बहुत सारे विकल्प हैं, जिससे हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब हमने जिसको चुना है, अगर वो व्यक्ति, वो प्रतिनिधि सही नहीं है, तो उसको हम दोबारा बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक कार्टून है, और जो कि कहा है इस कार्टून में, कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समय सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में? तो ये सवाल उठता है कि जब यहाँ पे चुनाव हुए तो लिबरल पार्टी पहले जीत जाती थी, अब वो इस चुनाव में हार गई। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक लोकतंत्र के पक्ष में जो है तर्क दिया गया है, क्योंकि लोगों ने जो है समझा, अपने फैसले पर उन्होंने विचार किया कि क्या सही है, क्या गलत है, और यहाँ मतदाताओं का एक चित्र बनाकर दिखाया गया है कि किस तरीके से बोलते हैं मतदाता। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 27 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। तो ये बताता है कि किस तरीके से एक लोकतंत्र गणराज्य एक देश में, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। अब जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित रहेगी, जो देश लोकतांत्रिक रहेगा, जहाँ लोगों का शासन होगा, वहाँ लोग शांति प्रिय होते हैं, वहाँ लोग सोचते हैं कि हम झगड़ा ना करें, हम युद्ध ना करें। और यहाँ अमूमन यहाँ देखा गया है कि जो देश लोकतांत्रिक रहा है उसने कभी भी युद्ध शुरू नहीं किया। यहाँ दिया गया है, लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, पर ऐसा हमेशा लोकतांत्रिक देश में कभी देखने को नहीं मिलेगा कि जो लोकतांत्रिक देश है उसने लड़ाई पहले शुरू की हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र का किस तरीके से विस्तार किया गया है, कैसा है हमारे यहाँ का लोकतंत्र, उसके बारे में बताया है कि लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हम उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम जनता सीधे-सीधे संसद में नहीं जाते हैं फैसले करने और कानून को बनाने, लागू करने में। हम जिनको चुनते हैं, जिन प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो हमारी तरफ से जो है कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं और हमारे प्रति जितने भी हितों को सुरक्षित रखते हैं, और ये सब जो है हमारे प्रतिनिधि करते हैं। फिर वही आगे यही पॉइंट समझाते हुए कहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बेहतर अर्थ बताया है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। अब हम प्रतिनिधि चुनते क्यों? मतलब कहने का यही है कि हम प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हम सब पूरी जनता एक साथ बैठकर समय निकाल कर और अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जो है किसी एक फैसले को नहीं ले सकती। हम ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं कि जिसमें योग्यता हो, क्षमता हो और हमारे लिए वो एक जवाबदेही भी हो, तभी हम उसको चुनते हैं और वो आगे जो है हमारे द्वारा चुने गए हमारे लिए वो उस काम को कर सके।
तो बेसिकली यही हमारे इस चैप्टर में था और हम देखेंगे कि अब आगे और हमारे लिए कोई ख़ास इसमें नहीं है। यही हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाता है। मेन पॉइंट जितना भी था मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और वीडियो और भी सब्जेक्ट्स पे बने तो आप इस चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।